1, 2, 3, come on. गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है, ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसलिए पढ़ाई एकदम मेहनत से करते रहिए। घर में चूँकि लॉकडाउन है तो आप घर में ही बने हैं, तो उसका सदुपयोग करिए और मेहनत करते रहिए। अपने समय को व्यर्थ न गवाइए। हमारे प्रिंसिपल सर भी कहते हैं, समय को जो बर्बाद किया समय उसको बर्बाद कर देगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पाठ। हमारे अतीत भाग 3 का तीसरा पाठ, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। हाँ, चलिए ध्यान से देखते हैं इस वीडियो को, और जो भी चीज़ें इसमें समस्या क्रिएट करेंगी आपको, आप इस ग्रुप में पूछिएगा, हम उसको तुरंत जवाब करेंगे। चलिए, हम लोग जानते हैं बेटा कि जो कंपनी थी 1757 और बक्का प्लासी का युद्ध और 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें उन्होंने बंगाल को पूरी तरीके से जीत लिया था और बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और धीरे धीरे करके भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी उन्होंने अधिकार जमा लिया था। अब बात आई उनके सामने कि अन्य ग्रामीण क्षेत्र जो है उस पर कैसे अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की जाए, उस पर कैसे शासन किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं 12 अगस्त 1765 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने बंगाल पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया और जो मुगल बादशाह थे उन्होंने बंगाल का नवाब अंग्रेजों को बना दिया। और उसमें भी किसको बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव को। ख्याल रखिएगा, बंगाल का नवाब जो बनाया कंपनी का जो पहला व्यक्ति बंगाल का नवाब बना, यानी बंगाल का अधिकारी बना, वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अब कंपनी जब बंगाल का नवाब बन गई तो उसको वहाँ की सारी दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब वहाँ टैक्स लगाने, टैक्स वसूलने इत्यादि की अधिकार उसको मिल गया। अब जब कंपनी बंगाल का दीवान बन गई तो उसने बंगाल में अपनी कंपनी की आमदनी को बढ़ाने के लिए रास्ता खोजना शुरू कर दिया। अब चूंकि हम जानते हैं जो अंग्रेज थे वहाँ यहाँ व्यापार करके लाभ कमाने के उद्देश्य से आए थे, यहाँ पे शासन करना उनका उद्देश्य तो था नहीं। इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक फायदा कमाने के लिए रास्ता खोजना शुरू कर दिया। बता दें, अंग्रेजों ने शासकों को, जो भारत के राजा थे, उनको तो पहले ही परास्त कर दिया था। अब समस्या थी कि गांव के लोगों को कैसे परास्त किया जाए, उन पर कैसे शासन किया जाए। अंग्रेज ये भी जानते थे कि हम लोग विदेशी हैं और जब तक यहाँ के सभी लोगों पर अपना शासन नहीं जमाएंगे तब तक यहाँ पे शासन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने यहाँ की आम जनता के ऊपर भी, यानी गांव के लोगों के ऊपर भी शासन जमाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। गांव पर शासन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले योजना बनाई कि जो लोग पहले गांव में शासन कर चुके हैं उनसे मिला जाए और उनको संतुष्ट किया जाए, तभी गांव के अन्य लोग हमारी बातों को मानेंगे। अंग्रेजों के सामने ये समस्या आई, गए तब जो पहले गांव में शासन किए थे उनके पास चले गए, लेकिन उनके सामने ये समस्या आ गई कि उन लोगों को कैसे ये लोग नियंत्रण में लाए। अंग्रेजों के सामने ये समस्या आ गई। फिर अंग्रेज जानते थे कि हमको कच्चा माल, कंपनी के लिए जो भी कच्चा माल की ज़रूरत है वो कहाँ से मिलेगा? उनको गांव से ही। अंग्रेजों को पता था कि जो कच्चा माल मिलता है उनको कहाँ से मिलता है? गांव से ही मिलता है।
अब पटसन कहाँ से बनेगा? गांव से, गांव के लोग खेती करेंगे तो वहीं से तो बनेगा, तो इसलिए उन्होंने गांव की तरफ रुख किया था। एक बात हम लोगों को ध्यान देना है कि इंग्लैंड वाले जो यहाँ व्यापार करने आए थे, उनका उद्देश्य यहाँ शासन करना नहीं था, उनका उद्देश्य व्यापार करके लाभ कमाना था। इसलिए दीवान बनने का उनको कोई सिर्फ अधिकार मिला तो उस अधिकार के द्वारा वो लोग रास्ता खोजने लगे कि हम कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे पहुंचाएं। इसके लिए अब कंपनी को फायदा कब होगा? जब वो कोई भी चीज़ सस्ती कीमत पे खरीदेगी और उसको महंगी कीमत पे बेचेगी, तभी तो उसको फायदा होगा। अब इसके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। अब यहाँ से वो पुरजोर तरीके से कच्चा माल खरीदने लगी और खरीद करके उसे बना करके यूरोप में भेजने लगी। अब अधिक माल खरीदने के कारण सभी जगह उसको आज़ादी मिल गई, सभी जगह फैक्ट्रियाँ लगा दी, उसके लिए उसको कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी। अब कच्चा माल, इतनी ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी कि धीरे धीरे जो कच्चा माल था वो क्या हो गया? महंगा हो गया। 5 साल के भीतर जब अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज आए क्या, जब उनको बंगाल की दीवानी मिली, फैक्ट्रियाँ लगाने का मौका मिला, इसके चलते इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ भारत में लग गई, कंपनियाँ लग गई, यानी कच्चे माल की ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ के लोग उतना माल उत्पादन नहीं कर पाए। परिणाम ये हुआ कि जो माल का कीमत था 5 साल में ही दुगना हो गया। अंग्रेज 1700 अंग्रेज जो है 1764, सॉरी बेटा, देखिए यहाँ पर ये 1765 रहेगा, ठीक है। हाँ, 1765 से पहले अंग्रेज ब्रिटेन से यहाँ कोई भी सामान खरीदना होता था तो अपने यहाँ से सोना चांदी लाते थे, क्योंकि भारत में सोने चांदी के ही सिक्के चलते थे, तो सोना चांदी ला करके ही यहाँ से खरीदारी करते थे। लेकिन 1765 में जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया तो उनको सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहीं से उनको इतनी ज़्यादा कमाई हो जाती थी कि वो यहाँ से कच्चा माल आराम से खरीद सकते थे और उससे वस्तुएं बना करके यूरोप में ले जा करके चकमका के खूब कमाते थे। हम बताएं कि 80 गुना ज़्यादा उनको फ़ायदा होता था यहाँ से व्यापार करने में, यानी वो 1 रुपया अगर लगाते थे तो उनको 80 रुपये का, 1 रुपया अगर लगाया उन्होंने तो उसमें उनको 80 रुपया फ़ायदा होता था, इतना ज़्यादा फ़ायदा होता था अंग्रेज। अब अंग्रेज जो है इतना ज़्यादा शोषण करने लगे लोगों का कि बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई। जो मजदूर हैं उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था, इसलिए वो बंगाल छोड़ करके भागने लगे। खेती पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया कि किसान खेत छोड़कर भागने लगे और बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और उसी के बाद हम देखेंगे 1770 में भीषण अकाल पड़ गया बंगाल में। अकाल मतलब भूखमरी, बारिश नहीं हुआ, उसके कारण अनाज पैदा नहीं हुआ, अकाल पड़ गया, जिससे लगभग 1 करोड़ लोग मर गए। जो बंगाल की आबादी थी उस समय 3-4 करोड़ थी, तो 1 करोड़ मर गए, तो 1/3 आबादी के लगभग उनकी समाप्त हो गई। अब अंग्रेज़ों के सामने समस्या ये आई कि अगर इसी तरह हम इन लोगों को परेशान करेंगे, यानी फ़ायदा कमाने के लिए भाई अंग्रेज शोषण तो करेंगे ही करेंगे, अगर किसी तरह का सुधार यहाँ नहीं करेंगे तो ये लोग इसी तरह भागेंगे, कोई काम नहीं करेगा, आत्महत्या करेगा, तो परेशानी बढ़ेगी। इसके लिए अंग्रेज़ों के दिमाग में एक बात आई कि क्यों न खेतों का जो ज़मीन है उसका हम लोग पैमाइश कराएं, सर्वेक्षण कराएं और उनकी ज़मीनों में सुधार करें। जो बंजर ज़मीनें हैं, कम उपजाऊ वाली ज़मीनें हैं,
उनमें सुधार करें ताकि इनका पैदावार बढ़े। जब पैदावार बढ़ेगा तो इन लोगों की आय सुधर जाएगी। जब आय सुधर जाएगी तो ये लोग यहाँ से भागेंगे नहीं और हम लोग खूब पैसा कमाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक वहाँ का अंग्रेज अधिकारी था, उसने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दिया। परीक्षा में देखिए, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछता है अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो आप क्या बताएंगे? 1793 ईस्वी में। किसने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यों लागू किया था? स्थिति को सुधारने के लिए, भूमि का सुधार करने के लिए। अब देखिए, अंग्रेज जो अधिकारी थे उनको लगता था कि अगर हम अस्थाई बंदोबस्त लागू कर देंगे तो जो किसान हैं और जो जमींदार है, जमींदार को जितना होता क्या था स्थायी बंदोबस्त में, अंग्रेज जो थे वो राजाओं और तालुकादारों को जमींदार बना दिए। जो राजा थे हमारे देश के छोटे छोटे और तालुकादार थे, उनको क्या बना दिया? जमींदार बना दिया। और उनको जिम्मेदारी सौंप दिया कि आप किसानों से टैक्स वसूल करिए, कर वसूल करिए और उसको लिया के कंपनी को चुकाइए। तो अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि अगर हम भूमि की जो कर व्यवस्था है उसको स्थायी कर देंगे, मान लीजिए 1 बीघा खेत का 10 रुपया ले रहे हैं, अब जब 10 रुपया हम हमेशा लेंगे तो जो जमींदार है वो सोचेंगे कि अगर हम ज़मीन में थोड़ा सा सुधार कर दें, किसानों को नई तकनीकी बता दें, सिंचाई का साधन उपलब्ध करा दें, तो अन्न उसमें ज़्यादा पैदा होगा, तो किसान को भी फायदा होगा और जमींदार को फायदा होगा। इसीलिए अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या थी। समस्या ये थी, सरकार ने यानी अंग्रेजों ने जो कर निर्धारित किया था वो खुद ही इतना ज़्यादा था कि उसमें कुछ बचता ही नहीं था। सारा जो पैसा उसमें जो उपज होता था वो जमींदार, जो राजा और तालुकार जमींदार बनाए गए थे जिसको कर वसूलने का जिम्मा सौंपा था अंग्रेजों ने, जो फायदा होता था वो अंग्रेज और उन्हीं तक ही सीमित रह जाता था, किसानों को कुछ नहीं मिल पाता था। तो इससे बहुत से किसान इससे नाराज हो गए और अंग्रेजों को लगता था कि अगर हम कुछ बढ़ाएंगे नहीं, फिक्स रहेगा, तो ये लोग ज़मीन में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे दूसरी ही उत्पन्न हो गई। आइए आगे चलेंगे। समस्या किसानों के सामने ये थी कि टैक्स इतना ज़्यादा था कि वो अस्थाई कर दिया गया, लेकिन इतना ज़्यादा था कि किसान उसको चुका ही नहीं पाते थे। अब जो किसान या जमींदार टैक्स नहीं चुका पाता था उसको उसके ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। इससे भी किसान काफ़ी नाराज थे। अब समस्या अंग्रेजों और गांव के लोगों के बीच और बढ़ती जा रही थी। आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए 19वीं सदी में यानी 1800 के बाद अंग्रेजों को कच्चे माल की काफ़ी ज़रूरत थी। माल उतना था नहीं। परिणाम ये हुआ कि जो वस्तुएं थी, कच्चे माल थे, उनकी कीमत बढ़ी। जब कीमत बढ़ी तो गरीबों की आय, किसानों की आय बढ़ी और स्थिति में धीरे धीरे पहले से काफ़ी सुधार आया। लेकिन ये सुधार जो था किसका था? किसको फायदा हो रहा था? किसानों का हुआ और जमींदारों का हुआ। अंग्रेजों को इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जो टैक्स था उसको निर्धारित कर दिया था, स्थायी कर दिया था, तो उनको कुछ नहीं फायदा हुआ। अब अंग्रेज सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उधर जो जमींदार थे, जब उनको 2 पैसे का फायदा हुआ तो वो फायदा, अंग्रेज तो सोचे थे कि जब फायदा होगा तो ये जमीन में इन्वेस्ट करेंगे, भूमि सुधार करेंगे, लेकिन इन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। जो जमींदार थे वो उस
फायदा जो मिलता था उसका आनंद उठाने लगे और ज़मीन में कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया। जो किसान थे उनको लगता था कि जो ये स्थायी बंदोबस्त है ये दमनकारी है। दमनकारी इसलिए है क्योंकि इसमें टैक्स इतना ज़्यादा है और उसके बाद अगर टैक्स नहीं चुका पाते हैं तो उनसे उनकी ज़मीन जो पर वो जोतते बोते थे वापस ले ली जाती थी। और समस्या इस बात की थी कि अंग्रेजों को जो भारतीय किसान थे उनको इतना ही फायदा होता था कि वो अगला फसल बस बो लेते थे, लेकिन उस फसल की बोने से ही सिर्फ होगा नहीं, उसमें और सारे कार्य होते थे जिसके लिए उनको अन्य लोगों से कर्ज लेना पड़ता था। अगर उस कर्ज को वो लोग नहीं चुका पाते थे किसान, तब भी उनसे उनके ज़मीन से उनको हटा दिया जाता था। ये बहुत सारी समस्याएं किसानों के सामने थी, लेकिन अंग्रेजों को इससे कुछ लेना देना नहीं था। उनको तो सिर्फ फायदा कमाना था और फायदा कमा करके अपने देश जा करके आनंद लेना था। अब अंग्रेजों को देखिए लगा कि अब खेती में जो अस्थाई बंदोबस्त हम लोग किए हैं वो कारगर साबित नहीं हो रही है। क्यों न कोई नई व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे किसानों को भी फायदा हो और हम लोगों को भी फायदा हो। इसके लिए एक नई व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था बनाई गई। उस व्यवस्था को बनाया किसने? हाल्ट मैकेंजी ने। परीक्षा में देखिए ये भी पूछता है, जैसे स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा था उसी तरह महालवाड़ी के बारे में भी पूछता है महालवाड़ी व्यवस्था किसने लगाई थी, लागू किया था? किसने लगाया था? हाल्ट मैकेंजी ने। कब लगाया था? 1822 ईस्वी में। देखिए स्थायी बंदोबस्त 1792 में हुआ था। उसके बाद जब वो विफल हो गया तो अंग्रेजों ने 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था स्थापित की। महाल का मतलब होता है गांव, और ये जो व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में जो हमारा जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका है उसी में ये व्यवस्था लागू किया गया था। इसका नियम ये था कि अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम ज़मीन का नाप करवा लेते हैं, पैमाइश करवा लेते हैं, सर्वेक्षण करवा लेते हैं कि किस क्षेत्र में कितना अन्न उपज रहा है, कौन सी ज़मीन किस प्रकार की खेती करने लायक है। उसके हिसाब से हर गांव का टैक्स निर्धारित कर देते थे और ये टैक्स जो इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी वो गांव के मुखिया की होती थी। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि भारत में गांव बहुत पहले से हैं और गांव के मालिक को अगर हम थोड़ी सी जिम्मेदारी दे देंगे तो वो लोग अच्छे तरीके से टैक्स को वसूलेंगे और खेती बाड़ी भी अच्छे तरीके से करवाएंगे और सस्ती कीमतों पर उनको कच्चे माल मिलेंगे। यही अंग्रेजों की सोच थी। लेकिन उनका और जो टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी थी गांव को सामूहिक रूप से दे दिया गया था, लेकिन मेन रूप से जो एकत्रित करना था वो गांव के मुखिया को एकत्रित करके कर को कंपनी को चुकाना था। देखिए गांव के मुखिया को कर इकट्ठा करके कंपनी के पास जमा करना था। फिर इससे भी काम नहीं बना, इसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी। ये भी व्यवस्था फेल हो गई और किसानों और अंग्रेजों के बीच सामंजस्य नहीं बन पाया। आगे फिर अंग्रेजों ने सोचा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने एक नया व्यवस्था फिर से बनाया जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। रय का मतलब होता है किसान। रय का मतलब क्या होता है? किसान। अब अंग्रेजों में दो अधिकारी थे। कौन कौन? मुनरो एवं रीड। मुनरो मद्रास का गवर्नर था। जो मुनरो था कहाँ का गवर्नर था? मद्रास का। रीड जो था वो टीपू सुल्तान जब हार गया तीसरे युद्ध में तो अंग्रेजों ने उसके पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। तो वहीं पे रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। हम लोग जानते हैं कि मद्रास कहाँ है? दक्षिण भारत में है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जो दक्षिण भारत में थी? स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। तो आप क्या बताएंगे?
रैयतवाड़ी। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था, तो अब क्या बताएंगे, मुनरो एवं रीड। कभी कभी दोनों का नाम दे देगा, कभी का एक का देगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों लागू किया था, तो इसका मेन रीजन था कि जो दक्षिण भारत थे, जो हमारे देश का दक्षिण भारत है, उनको लगता था कि दक्षिण भारत में पहले से कोई जमींदार नहीं है, परंपरागत यानी पहले से कोई भी जमींदार नहीं था, किसान स्वतंत्र थे और अपने तरीके से खेती करते थे। तो इसलिए अंग्रेजों को लगा कि अगर हम यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी सीधे किसान से टैक्स लें, तो जो बीच वाला भाग है जो जमींदार खाते थे और गांव का मुखिया खाता था, वो समाप्त हो जाएगा और हमको भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा और किसानों को भी फायदा होगा। तो इसलिए अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। मुनरो ये भी मानता था, मद्रास का जो गवर्नर था वो ये भी मानता था कि किसान अंग्रेज पिता हैं किसके, किसान के, तो इसलिए किसानों की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, अंग्रेजों की होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये तीनों जो व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, क्या इन तीनों से कोई भी सुधार हुआ, तो हम समीक्षा करने के बाद यही जानेंगे कि इन व्यवस्थाओं से किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ। फल परिणाम ये हुआ कि किसान अंग्रेजों से धीरे धीरे नाराज होते गए। अंग्रेजों ने तो इनको संतुष्ट करने के लिए प्रयास किया, लेकिन इनकी व्यवस्था इतनी खराब थी, इतनी शोषणकारी थी कि धीरे धीरे जो किसान थे वो इनसे नाराज होते चले गए। किसान का सामान्य मजदूर भी इनसे नाराज होता चला गया। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने गांव की तरफ ध्यान क्यों दिया था, उसका एक रीजन ये था कि जो भी चीज़ें यूरोप में ज़रूरत है, जिन भी चीज़ों की यूरोप में ज़रूरत है, हम भारत में यहाँ के लोगों से खेती करवाएंगे और वहाँ पे ले जाके खूब महंगा बेचेंगे। अब इसके लिए उन्होंने उम्मीद लगाया कि जो गांव के लोग हैं वो राजस्व यानी लाभ करवा सकते हैं, साथ ही साथ यूरोपीय ज़रूरतों के हिसाब से फसल भी उत्पन्न कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया यहाँ पे खेती का, वो था अफीम और नील और अफीम की खेती के लिए उन्होंने यहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, मजबूर कर दिया। कौन कौन सी खेती के लिए उन्होंने किया था, चलिए देखते हैं। अफीम और नील मेन था, उसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से, हम बताया कि इस जमीनों का उन्होंने सर्वेक्षण कराया था कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जानी चाहिए और कौन सी फसल पैदा होगी। अब जो शीत वाला क्षेत्र होगा वहाँ पे मटर पैदा होगा, जहाँ गेहूँ पैदा होगा, जहाँ बारिश वाला क्षेत्र होगा वहाँ धान पैदा होगा। तो इसका उन्होंने सर्वेक्षण कराया था। अंग्रेजों ने 150 साल तक, जब ये यहाँ बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिए, तो उन्होंने 150 साल तक यूरोपीय ज़रूरतों के हिसाब से, उसमें भी मेन रूप से नील और अफीम के लिए भारतीय किसानों को बहुत ज़्यादा मजबूर किया कि आप लोग इसी की खेती करिए। अब देखिए उन्होंने किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलों के लिए यहाँ के लोगों को मजबूर किया था। बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, उत्तर प्रदेश में गन्ना के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए और मद्रास में चावल के लिए। परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है इस चीज़ को, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो दो प्रकार की मेन खेती थी, नील और अफीम, उसमें से नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने किस तरह से किसानों को परेशान करना शुरू किया था। एक अंग्रेज चित्रकार है विलियम मॉरिस, उन्होंने एक चित्र बनाया है और उस चित्र में नीले रंगों का प्रयोग किया है उन्होंने। तो सोचने वाली बात, और वो रंग इतने चमकदार हैं कि ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जा रहा है कि वो भारत का जो नील था
उसी द्वारा वो बनाया गया है। उस समय स्थिति ये थी कि जो भारत का नील था, भारत में जो नील था, भारत में जो नील पैदा होता था वो बहुत ही चमकदार होता था। तो पूरे यूरोप में भारत के नील की जबरदस्त मांग थी। अब देखिए, जो नील की खेती होती है वो उष्णकटिबंधीय इलाके में होती है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु की जरूरत होती है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की जरूरत पड़ती है। 13वीं शताब्दी में जो नील था वो इटली, फ्रांस, ब्रिटेन सब जगह उत्पन्न होता था। और वो लोग भारत के नील का भी उपयोग करते थे, तो इससे उनको भारत के नील और अपने यहाँ के नील के बारे में जो अंतर था वो पता चल जाता था। अब देखिए, समस्या एक बात की आई कि जो यूरोप वाले थे वो कौन से नील का प्रयोग करते थे, तो उन्होंने बैगनी और नीले रंग के लिए एक वुड नाम का पौधा था, उससे बैगनी और नीला रंग बनाते थे। लेकिन एक बात ये थी कि वो जो नीला रंग था उसमें चमक नहीं था, जान नहीं था, निर्जीव लगता था। इसका परिणाम ये हुआ कि जो उनके द्वारा कपड़े बनते थे उनकी मांग नहीं होती थी। अब भारत के जो द्वारा जो नील बनता था उसमें जो कपड़ा बनता था वो इतना शानदार चमकता था कि सब लोग उसी को मांगते थे। और जो शीतोष्ण, ये जो बोर्ड था वो शीतोष्ण जलवायु में, देखिए जैसे नील के लिए पूछता है उसी लिए बोर्ड के लिए भी पूछ देता है। और कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछता है कि भारत में जो नील पैदा होता था वो नील से होता था, लेकिन यूरोपीय लोग जो नील बनाते थे वो किस पौधे का बनाते थे, तो बोर्ड पौधे का। और वो किस प्रकार की जलवायु में होता था, तो शीतोष्ण यानी ठंडी जलवायु में, और ठंडी से थोड़ा सा ज्यादा ठंडी और उष्ण जलवायु में पैदा होता था। देखिए, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन कई हिस्से में यह पौधा उगता था। इसलिए यूरोप वाले बोर्ड उत्पादन पर नील का प्रतिबंध लगा दिए थे। जो यूरोप के लोग थे, भारतीय नील की ज़्यादा मांग थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमारे यहाँ से बोर्ड नहीं जाएगा तो हमारे रंगों का प्रयोग नहीं होगा, यानी हम लोग बेकार हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ का जो नील था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जो पहनने वाले थे उन्होंने तो प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जो पहनने वाले थे उनको भारत द्वारा जो नील का रंग था वही पसंद था, वो भारतीय नील की ही मांग करते थे। अब परिणाम ये हुआ, अब देखिए जो नील की खेती थी उसका विस्तार हो गया क्योंकि उसकी बहुत मांग थी और काफ़ी महंगा भी हो गया। तो देखिए, फ्रांस में डोमिग्यू ने, ब्राज़ील में पुर्तगालियों ने, जमैका में ब्रिटेन ने और उत्तरी अमेरिका ने भी नील की खेती करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए उस समय रसायन तो था नहीं, जो भी रंग बनता था वो पेड़ पौधे से ही बनता था, तो इसलिए उनकी खेती करने के पर लोगों ने जोर दे दिया। 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई। 1753 से 1789 के बीच नील का उत्पादन आधा हो गया। देखिए कुछ ऐसी घटनाएं यूरोप में घटी जिससे वहाँ के लोग, जैसे देखिए यहाँ है फ्रांस में डोमिंग्यू, ये लोग खेती करते थे, लेकिन ये दास, वहाँ पे दासों से खेती कराते थे फ्रांस में, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और अपने बहुत सारे अधिकारियों को मार दिया। इसके कारण वहाँ नील की खेती बंद हो गई। ऐसे बहुत से कारण थे जो जिसके कारण यूरोप में नील की खेती धीरे धीरे क्या हो गई, बंद हो गई। अब बंद हो गई तो नील की मांग तो थी ही, तो परिणाम ये हुआ कि भारत के नील की मांग दिनों दिन बढ़ती गई। देखिए यहाँ दिया है 1778 में भारत से मात्र 30% नील जाता था, लेकिन 1810 ईस्वी में देखिए 95% नील भारत से जाने लगा, यानी भारतीय नील की मांग काफी बढ़ गई। अब कंपनी के अफसर और एजेंट सब लोग अपना नौकरी सोकरी छोड़ करके भारत में जमीन पर, भारतीय भूमि पर नील की खेती करवाने लगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमाई थी, यहाँ के नील की मांग ज़्यादा थी। तो इसलिए जो अधिकारी थे अंग्रेजों के, उन्होंने भी यहाँ पर जमीन लेना शुरू कर दिया और खेती करवाना शुरू कर दिया।
स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लोग भी नील की खेती कराने के लिए भारत, जो इतनी ज़्यादा मांग हो गई यूरोप में कि इंग्लैंड के बहुत सारे लोग, स्कॉटलैंड के बहुत सारे लोग भारत में नील की खेती करवाने के लिए आए। इतनी ज़्यादा कमाई थी, आप सोच लीजिए। और इतनी ज़्यादा कमाई थी कि नील की खेती के लिए बैंक लोन भी देने लगे। जैसे हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा काम करता है, फैक्ट्री लगाता है, तो बैंक उसको लोन देता है। तो उस समय बैंक अंग्रेजों को लोन देने लगे, यानी बहुत ज़्यादा फायदा था नील की खेती में। अब देखिए, नील की खेती दो प्रकार से होती थी। नील की खेती दो तरीके से होती थी। पहला, नीज, यानी जो मालिक होता था खुद जमीन, अपनी जमीन पर, यानी जमीन को खरीद लेता था या उसकी खुद की जमीन होती थी, उस पर वह मजदूरों की सहायता से कार्य कराता था। ठीक है, मजदूरों की सहायता से काम कराता था। लेकिन उसके सामने समस्या थी। समस्या ये थी कि जो नील होता था वो बहुत, उसके लिए उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत होती थी, और उपजाऊ ज़मीन पे लोग, किसान जो थे, खेती करते थे, वो उनको देते ही नहीं थे, इसलिए समस्या थी। दूसरी समस्या थी, अंग्रेज शक्तिशाली थे, उनका राज था, तो यहाँ के जो किसान उपजाऊ खेती पर, ज़मीन पर खेती करते थे, उससे उन लोग छीन लेते थे। तीसरी समस्या थी मजदूरों की। नील की खेती धान की खेती के समय होती थी, तो किसान ही मजदूर होते थे और वो अपने खेत में धान की खेती करते थे, इसलिए उनको मजदूर भी नहीं मिल पाते थे। ये समस्या थी। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर तो था नहीं, मशीनें तो थी नहीं, तो बैलों पर ही निर्भर थे। तो बैलों की ज़रूरत होती थी, हल की ज़रूरत होती थी। ज़मीन तो वो लोग हड़प लेते थे किसानों से, लेकिन अब हल कहाँ से लाएंगे, बैल कहाँ से लाएंगे, ये समस्या उनके सामने थी। जो निज खेती थी, उस पर कुल मात्र 30% लोग ही, जो यहाँ की ज़मीन है, मात्र 25% लोग ही निज अपनी, मतलब अपनी निजी ज़मीन पे खेती करते थे। दूसरा है, देखिए, रैयती। रय का मतलब हम पहले बताए थे, किसान होता है। रय यानी किसान। अब होता क्या था, अंग्रेज किसानों से अनुबंध कर लेते थे, समझौता कर लेते थे, एक प्रकार से सट्टा, कि हम आपको ज़मीन देंगे, लेकिन उस ज़मीन के कम से कम 25% भाग पर, अब बात सुनिए, सारी ज़मीन तो अंग्रेजों की ही थी, वो किसानों को ज़मीन दे देते थे खेती करने के लिए, और कहते थे कि 1 बीघा दिए तो 1 बीघा में मान लीजिए 20 बिस्सा होता है, तो 20 बिस्सा में से 1/4 यानी 25% भाग, यानी 5 बिस्सा ज़मीन पे किसानों को नील की ही खेती करनी पड़ती थी। और समस्या ये थी कि नील का उनको कोई उचित मूल्य नहीं मिलता था। खाने की चीज़ तो है नहीं कि वो लोग इसका उपयोग करेंगे, फैक्ट्री में ही उपयोग करना था, और फैक्ट्री किसके पास थी, अंग्रेजों के पास थी। तो उनका जितना चाहे मूल्य देते थे, मनमाफी का, किसानों को उतने में ही बेचना पड़ता था। नील में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता था, और साथ ही साथ जो ज़मीन थी उसका जो नील का जो पौधा होता है, उसका जो जड़ होता है, बहुत सारा उपजाऊ ज़मीन, जो उपजाऊपन होता है, उसको खींच लेता था। तो बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। किसानों को नील की खेती के लिए कर्ज मिलता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा उनका शोषण हो जाता था, नील का मूल्य नहीं मिलता था, जिसको वो लोग चुका नहीं पाते थे, और बराबर कर्ज में दबे रहते थे। मजबूरी में उनको नील की खेती करनी पड़ती थी। किसानों को समझ में आ गया कि ये हमको फंसा लिए हैं, अब हम इससे मुक्त नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। रैयती किसानों के सामने भी समस्याएं थी, उपजाऊ खेती की समस्या थी, क्योंकि उपजाऊ खेती पे तो लोग धान का खेती करते थे, और जो नील की खेती होती है वो धान के समय होती है। अब देखिए, नील उत्पादन के कई चरण थे। नील को काटा जाता था, काट करके उसको एक जगह पे एकत्रित किया जाता था, फिर उसको सड़ने के लिए हौद में रखा जाता था। देखिए, चरण बनाए हैं, पत्तियों को तोड़कर हौद में रख दिया जाता था। वहाँ वो गर्म पानी में कई घंटों तक उसी तरह पड़ा रहता था। फिर जब सड़ कर उसमें से, यानी गर्म पानी में डालेंगे तो एक प्रकार से सड़ेगा, सड़ करके जब उसमें बुलबुले उठने लगते थे, तब उसको दूसरे हौद में डाल दिया जाता था। और दूसरे हौद में जाने के बाद एक व्यक्ति एक लाठी लेकर उसमें
तकरीबन 7-8 घंटा खमचता था, खूब उछलता था, उसी में डंडा से इधर उधर हिंगोड़ता था, जिसके कारण वो मिलता था और धीरे धीरे उसमें उसके बाद उसमें से जो छान करके उसको अलग करके तीसरे हौद में डाल दिया जाता था। हौद यानी नाद होता है एक बड़ा सा। उसके बाद फिर उसमें चूने का पानी डाल दिया जाता था और धीरे धीरे नील जो है वो नीचे बैठ जाता था और उसके बाद पानी को निकाल करके नील को बाहर निकाल करके सुखा लिया जाता था और सुखाने के बाद उस पर मुहर लगा करके कंपनी को बेच दिया जाता था। नील का विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी में। 1857 में हमारे देश में क्रांति हुई थी। 1857 में क्रांति हुई थी ना, हाँ। अब 1859 में बंगाल में नील का विद्रोह हो गया। जो किसान थे उन्होंने लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि जो लगान था वो उटपटांग तरीके से लगाया गया था। फिर उसके बाद किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। किसानों का जो समर्थन है कलकत्ता यानी बंगाल, उस समय कलकत्ता एक ही था, कलकत्ता में कुछ पढ़े लिखे लोग भी किसानों का सहयोग करने लगे, पत्र पत्रिकाएं निकालने लगे। इसके वजह से किसान और सक्रिय हो गए। वो अंग्रेज़ों को बहुत क्षति पहुंचाए। जो उनके अधिकारी थे उनको मार पीट दिए। उन्होंने कहा कि अब हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, अब हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। तमाम चीज़ें उन्होंने किया, लेकिन वहीं आगे चलकर एक समस्या आ गई। समस्या क्या, एक समाधान मिल गया अंग्रेज़ों को। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। औद्योगिक क्रांति यानी सारी चीज़ें मशीनों से बनने लगी थी। अंग्रेज़ों ने जो रंग हैं उनको भी बनाना शुरू कर दिया, कृत्रिम रंग केमिकल के माध्यम से बनाना शुरू कर दिया। और हम लोग जानते हैं कि जो केमिकल होते हैं वो और सुंदर होते हैं और चमकदार होते हैं। तो अंग्रेज़ों को अच्छे अच्छे रंग मिल गए, जिसके कारण वो लोग नील पर ध्यान देना कम कर दिए। और अंत में नील का जो विद्रोह हुआ था वो चलता ही रहा, लेकिन अंग्रेज इधर उधर अपना दाव पेच लगा करके अंग्रेजों भारत के किसानों से अपने माफिक खेती करवाते रहे। लेकिन अंत में जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए और उनको किसानों की समस्याओं के बारे में पता चला, तो उन्होंने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में एक आंदोलन चलाया, जिसको चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसी के बाद से अंग्रेज़ों को 3 कटिया यानी वही बताए थे हम कि जो अंग्रेज़ों ने पट्टा किया था कि आपको हम ज़मीन देंगे, लेकिन उसके 25% भूभाग पे आपको कृषि किसकी करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। उसको अंग्रेज़ों को महात्मा गांधी ने शांत करवाया, समाप्त करवाया और अंत में भारत के लोगों को नील की खेती से मुक्ति मिली। इस तरह अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए भारत के किसानों का भी अत्यधिक शोषण किया और शोषण वो लगातार करते ही रहे। अंत में 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों के शोषण से हमको मुक्ति मिली। धन्यवाद आप लोगों को इस पाठ को देखने के लिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगेगा और जो भी समस्याएं आएंगी आप लोग उसको पूछिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।